नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जुड़ जाइए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जेएफ लॉ क्लासेस पर आईपीसी के अभी निःशुल्क वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें, सुनते रहिए आईपीसी के वीडियो लेक्चरों को लिए। यह वीडियो लेक्चर ऐसा ना समझें कि जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, बल्कि ये उस हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं जो एक भारत का नागरिक है। क्योंकि कानून का ज्ञान सभी को होना आवश्यक है, इसलिए यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सुनते रहिए इस वीडियो को, या आगे भी इसी तरह की वीडियो जो आईपीसी के हैं सारे वीडियो लेक्चर जेएफ लॉ क्लासेस पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे भी जैसे आईपीसी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट लेंगे। आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि वीडियो को सबसे पहले तो आप देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा कि आपकी समझ में पूरी वीडियो समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। यदि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ जाते हैं तो आपकी इतनी समझ में नहीं आएगी जितना कि पूरा वीडियो देखने के बाद आएगा। तो सुनते रहिए वीडियो लेक्चरों को। और एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जो वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको वीडियो लेक्चर को बगैर हेडफोन के तो सुनना ही नहीं है, आपको हेडफोन का उपयोग ज़रूर करना है। जिससे क्या होगा कि आप सभी लोग जो भी लेक्चर सुन रहे हैं तो वो लेक्चर क्या है आपकी पूरी तरीके से समझ में आएगा। और पेन कॉपी का तो आपको उपयोग करना ही है, और बियर एक्ट साथ में लेके बैठना है। जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो तो बियर एक्ट साथ में लेकर बैठ ही सकते हैं, लेकिन जो लोग आम नागरिक हैं, जो बियर एक्ट नहीं है, किताब नहीं है, तो वो लोग गैर बियर एक्ट के भी वीडियो सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ तो समझ में आएगा। एग्ज़ाम तो देना नहीं है तो कुछ तो समझ में आएगा कि हमारे क्या क्या प्रावधान हैं। तो इस तरह आपको वीडियो लेक्चरों को बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है, आप सुनते रहिए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं और उन्होंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि आप लोगों के जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर रह गए हैं तो उन वीडियो लेक्चरों को आपको क्या करना है, जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है। ये जेएफ लॉ क्लासेस है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको जाना है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आईपीसी के सारे वीडियो लेक्चर जो अभी तक हमने अपलोड कर रखी है वो सारे वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे, तो आप सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि वीडियो आपको लाइव ही से सुनना है, आप कभी भी वीडियो को सुन सकते हो जब आपको फ्री हो, घर से काम से जब आप फ्री हो जाते हैं तो वीडियो लेक्चर हमारा देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको हमने आपको पिछले ही वीडियो लेक्चर में बताया था कि अध्याय 10 के बारे में बात करेंगे। तो मैं आज आपके लिए अध्याय 10 को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आया हूँ। और
जहाँ तक मेरी समझ है या जहाँ तक मेरा मानना है, तो वह वीडियो जो अध्याय 10 है, मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम अध्याय 10 का मैं एक आपके सामने पहले एक डायग्राम रख रहा हूँ। आपको इसी तरीके से पढ़ना है, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो देखिए, मैं आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ, तो आपको देखना है और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो अध्याय 10 है, एक ऐसा अध्याय है कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण यह अध्याय पूरा याद नहीं होगा। इसलिए आपको बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ बैठना है, आपको पूरा ध्यान अध्याय 10 की ओर होना चाहिए इस वीडियो को। तो अध्याय 10 आपकी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। यानी इसमें ये नहीं होना चाहिए कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। यदि आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो अध्याय 10 आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए अब मैं आपको अध्याय 10 को पेश कर रहा हूँ। चलिए, ये अध्याय 10 आपके समक्ष पेश है। आप देखिए कि स्क्रीन सही नहीं आ रहा है, फिर भी आपको दिख रहा होगा इतना काफ़ी। आपको अध्याय 10 को पढ़ने से पहले पेन कॉपी का उपयोग जरूर करना है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने अध्याय 10 को डायग्रामेटिक तरीके से बनाया है, आपको भी उसी प्रकार से अध्याय 10 को पढ़ना है। आप जब भी अध्याय 10 पढ़ रहे हैं या जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसी तरह के 5 वो बनाना है। क्या बनाना है? 5 डायग्राम आपको बनाना है। 5 डायग्राम कैसा बनाना है, जैसे कि मैं आपको ये घेरा करके बता देता हूँ। एक डायग्राम हमारा ये रहा। आपको 5 खाने बनाना इसी तरह, 1 2 3, इसको आप मैं गोल कर रहा हूँ। आपको अपने रजिस्टर में थोड़ा साइड में बना लेना है। इसमें क्या मैंने एक ही में बना दिया है, एक ही पेज में, तो क्या सही बन नहीं पाया है। और आप पेज को आड़ा कर लेना रजिस्टर को, जिससे क्या आपकी उसमें सही तरीके से बन जाए। ये 5 कॉलम जैसे ही आप बना लोगे, तो इसमें क्या करना है, आपको एक एक करके इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में लिखा रखा है, और आज का वीडियो क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या है, मैं आपको आज अध्याय 10 को संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा। और अध्याय 10 को हम एक ही पार्ट में नहीं कवर करेंगे, इसको हम 3 पार्टों में कवर करेंगे। आज संक्षिप्त में बताएंगे और उसके बाद हम इसको डिटेल में सेकंड और थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम संक्षिप्त में इतना पढ़ेंगे कि हमको अध्याय 10 का मोटा मोटा तौर पर समझ में आ जाएगा कि अध्याय 10 क्या कहना चाह रहा है। तो जो अध्याय 10 है या चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 जो प्रावधान कर रहा है वो किससे संबंधित है और इसकी रेंज कहाँ से
कहाँ से कहाँ तक जाता है अध्याय 10? 172 है, सॉरी, 172 से लेके 190 तक। अब पहले आपको क्या चीज पढ़ना है, अध्याय 10 का नाम याद होना चाहिए कि अध्याय 10 का नाम क्या है। तो अध्याय 10 का नाम है लोक सेवकों के, किसके? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के बारे में। यानी मान लीजिए कोई लोक सेवक विधिपूर्ण कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए वो सक्षम है और उसके आदेश की, किसके आदेश की? लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करना अध्याय 10 संबंधित है। कि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार, जो लोक सेवक है उसकी आदेश की या उसकी तामील की, तो हम ऐसे कर लेंगे प्राधिकार, जो लोक सेवक के पास जो प्राधिकार है उनकी अवमानना करना ही संबंध में जो अध्याय 10 है वो प्रावधान करता है। अब अध्याय 10 की जो रेंज है सेक्शन की, वो अध्याय 10 की जो रेंज दी गई है वो सेक्शन नंबर 172 से लेकर के 190 तक प्रावधान किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक किए गए? 172 से लेके 190 तक। अब इसको हमको 5 बॉक्स में पढ़ना है डिवाइडेशन में। तो 5 डिवाइडेशन हम इस प्रकार किए, मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। अब मान लीजिए पहले आपको एक में कौन कौन से सेक्शन लिखना है? 172, 173, 174, 175, ये आपको पहले बॉक्स में लिखना है। कौन कौन से? 172, 173, 174, 175, 172, 173, 174 और 175। ये हमारा पहला वाला वो बॉक्स खत्म होता है। अब आता है दूसरे वाले बॉक्स की ओर। जो दूसरे वाले बॉक्स में आपको लिखना है वो लिखना है 176, 177, 182 और 187। एक यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख के देता हूँ 187। ये आपको दूसरे बॉक्स में लिखना है। आपको 5 कॉलम बनाना है और चौथे कॉलम में लिखना है आपको, चौथे कॉलम के देख लें, तीसरा वाला, सॉरी, तीसरा कॉलम कहता है कि 178, 179, 180 और 181। यानी पहले जो कॉलम बनाएंगे उसमें आपको लिखना है 4 सेक्शन, दूसरे में लिखना है आपको 4 सेक्शन, तीसरे में लिखना है 4 सेक्शन, 78, 79, 80, 81। और जो तीसरा चौथा वाला है, चौथे वाले में जो बॉक्स बनाएंगे आप, उसमें लिखना है आपको 3 सेक्शन, 86, 88 और 89। और पांचवा वाला जो आता है कॉलम, तो पांचवे में आपको लिखना है 183, 184 और 185। तो इस तरह से आपको अध्याय 10 को 5 भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ना है। यदि आप 5 भागों में अध्याय 10 को डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं तो अध्याय 10 आपकी समझ में चुटकियों में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको मोटी मोटी बात करता हूं अध्याय 10 के बारे में। चलो, सबसे पहले लोक सेवक की जो अवमानना होती है प्राधिकार की, वो किस खास से स्टार्ट होती है, मैं आपको एक हिस्टोरिकल तरीके से बताऊंगा, फिर डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। जब भी लोक सेवक की अवमानना होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि लोक सेवक कोई समन या तामील करने की कोशिश करता है। किसी व्यक्ति को किस प्रकार बुलाता है? समन या तामील करने की कोशिश करता है। समन या तामील
जब समन या तामील कराई जाती है और किसी व्यक्ति पर जो समन या तामील भेजी और उस तामील को प्राप्त ना करने के लिए, तामील किस पे भेजी गई कि जो कोई अपराध कर रहा है, जो कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उस पर समन या तामील भेजी गई और उस समन या तामील की ना मिले, यानी जो अपराध किया है वो व्यक्ति सोच रहा है या वो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है कि समन की तामील ना मिले, इससे वो क्या हो गया, फरार हो गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति जब घर पर होगा ही नहीं तो समन और तामील उसको प्राप्त कहाँ से होगी, नहीं होगी। तो 172 यही कहता है, व्यक्ति का क्या होना, फरार होना। इसमें ये वर्ड लिखा है, फरार होना। किससे फरार होना, समन की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार होना। तो पहले क्या है, समन की तामील, वो जो अपराध कर रहा है वो व्यक्ति कह रहा है कि श्रीमान महोदय मुझे तो तामील मिली ही नहीं है, तो फरार होता है, तो ये 172 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, 173 इतनी सी बात कहता है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक है और वो समन या तामील का प्रकाशन कर रहा है, वो समन या तामील का प्रकाशन कर रहा है और वह समन या तामील प्रकाशन होने से कौन रोक रहा है, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है। जिस व्यक्ति ने अपराध किया और उस समन या तामील को होने से रोक रहा है, यानी उसका प्रकाशन ही नहीं होने दे रहा है। मान लीजिए किसी ए ऑफिस से एक समन या तामील निकाली जा रही है, तो उस ए ऑफिस में ही समन तामील को रोक रहा है, वहीं से प्रकाशित नहीं होने दे रहा है, तो ये 173 के अंतर्गत आता है अपराध। अब 174 का अपराध जो आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को समन या तामील तो प्राप्त हो गई, मान लीजिए ए ने कोई अपराध किया और उस अपराध के परिवाद में जो अभियुक्त है उसके बाद समन या तामील हो गई या अन्य कार्रवाई हो गई, और उसके बाद समन या तामील प्राप्त होने के बाद वह क्या है कि उपस्थित नहीं होता है। जब उपस्थित नहीं होता है तो 174 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब आता है अपना 175 सेक्शन नंबर ये कहता है कि मान लीजिए एक लोक सेवक ने किसी व्यक्ति के लिए या मान लीजिए अभियुक्त के लिए एक दस्तावेज मंगाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मंगाने के लिए, अभिलेख यानी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज मंगाने के लिए एक समन या तामील भेजी और उस व्यक्ति को समन या तामील प्राप्त हो गई, किसको, अभियुक्त को। जब अभियुक्त को समन या तामील प्राप्त हो जाती है और अभियुक्त क्या करता है, वो समन या तामील को प्राप्त हो जाने से दस्तावेज को पेश नहीं करता है। जब दस्तावेज पेश नहीं करता है तो धारा 175 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। कौन माना जाएगा, अभियुक्त, या जिसने अपराध किया है या जिस पर तामील समन या तामील हुई है, समन की जो तामील हुई है उस पर, या अन्य कार्रवाई हुई है, समन है, वारंट, कुछ भी हो सकता है। अब ये हमारा पहला बॉक्स मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। पहले में क्या कहा कि समन या तामील को प्राप्त ही नहीं होने दे रहा है, उससे बच रहा है कि तामील मेरे को ना मिले। दूसरे में हुआ कि प्रकाशन को रोक रहा है, 173। 174 में क्या, समन या तामील तो प्राप्त हो गई लेकिन प्राप्त होने के बाद भी वो गैर हाजिर रह रहा है, 174। 175 कहता है कि दस्तावेज को पेश न करना, जबकि दस्तावेज उसके पास है, तो 175 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि ये हो गया, अब आपको दूसरे वाले बॉक्स पे चलना है, इतना आपको पढ़ के छोड़ दो, मैं इसको कल डिटेल में बताऊंगा। अब दूसरा बॉक्स क्या है, क्योंकि ये एक वीडियो में तो अध्याय 10 समाप्त नहीं हो सकता, तो आज मैं आपको इसको संक्षिप्त में बताऊंगा और कल से मैं डिटेल में दूंगा। 2 क्लास अपन डिटेल में लेंगे, इसलिए आपको रट जाएगा अध्याय। दूसरा कह रहा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूचना या
इतना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, किसी को सूचना देने के लिए आबद्ध है लोक सेवक को, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि कोई काम देख रहा है और ऐसा कार्य उसके आगे हो गया है और वो व्यक्ति सूचना नहीं दे रहा है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और वहीं खड़ा है और एक के सामने मर्डर हुआ है और वो इतला नहीं दे रहा है पुलिस को, तो ये क्या है, 176 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब 177 ये कहती है कि मान लीजिए कि मर्डर तो हुआ है और ये ने इतला भी दी, लेकिन इतला दी कि मान लीजिए मर्डर हुआ किससे, गोली से, या ये वो जो मर्डर हुआ वो जहर खा के व्यक्ति मर गया, तो उसने जो सूचना दी वो कहा कि जो वो व्यक्ति मरा है वो मरा है जहर खाने से या सांप के काटने से, तो इस स्थिति में 177 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब आती है 182। 182 इतनी सी बात करती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो इतला देने के लिए आबद्ध है, लेकिन अब उसने इतला तो दी, जो इतला दी गई वो इतला दी गई कैसी, दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने की आस से। जो इतला दी गई वो कैसी दी गई, दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने की आस से, तो 182 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब आता है हमारा 187। 187 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हो वो लोक सेवक की सहायता करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और वो सहायता नहीं करता, तो 182 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। दूसरा कॉलम खत्म हुआ, पहला कॉलम खत्म हुआ, क्रॉस कोड तो समझ में आ गया आपकी। पहले में सूचना का लोप कर रहा है 176 में, 177 में इतला झूठी दे रहा है, सूचना झूठी दे रहा है, मिथ्या दे रहा है। 182 में सूचना देने के लिए आबद्ध है लेकिन वो सूचना तो दे रहा है, मिथ्या दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशा से दे रहा है। 187 में सहायता करने के लिए आबद्ध है लेकिन सहायता वो नहीं कर रहा है लोक सेवक की। अब आता है हमारा तीसरा वाला कॉलम। तीसरा जो बॉक्स है उसको मैं आपको बड़ी बताता हूं। देखिए मान लीजिए एक लोक सेवक है। अब देखिए लोक सेवक क्या करता है, शपथ लेने के लिए प्राधिकृत है। लोक सेवक क्या है, शपथ लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, उसको शक्ति प्राप्त है कि वो शपथ ले सकता है। उसको क्या है, शक्ति प्राप्त है कि वो शपथ ले सकता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति शपथ करने से इनकार कर रहा है तो 178 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। दूसरी बात, दूसरा ये आता है कि मान लीजिए एक शपथ नहीं कर रहा व्यक्ति, तो उसने कहा चलो ठीक है भाई, मैं जो पूछ रहा हूं उसके तो सही सही आंसर दे दो, मैं जो पूछ रहा हूं, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं उसके तो आप उत्तर सही सही दे दो। तो वो उत्तर देने से भी मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा किसी को उत्तर भाई, मैं डरा बड़ा आदमी। अभियुक्त कब देते हैं, वो सही सही आंसर देते ही नहीं है, सही सही उत्तर देते ही नहीं है, तो 179 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब शपथ भी नहीं कर रहा, उत्तर भी सही नहीं दे रहा है, तो फिर लोक सेवक कहता है, उत्तर की भी बात आई तो फिर मान लीजिए वो उसने सोचा कि उत्तर देने से अच्छा है फंसते जाएंगे, तो उसने कहा ठीक है मैं शपथ कर देता हूं। तो 180 में जो नहीं जो कथन थे, 180 में जो शपथ हुई तो शपथ कैसी थी, झूठी थी। 181 में ठीक है शपथ ले लो, तो 181 में शपथ कैसी थी, मिथ्या। और जो कथन किए यानी शपथ की और जो कथन किए उस पर हस्ताक्षर करने से उसने इनकार कर दिया 180 के अंतर्गत। तो ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना 178 में, 178 से पूछना भाई साहब आप शपथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब भाई साहब शपथ नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ये देखा जाता है
कि उसने शपथ करने से इनकार कर दिया, यानी ये धारा 178 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। दूसरा उससे कहा कि प्रश्नों के उत्तर दे दो, 179। फिर उसने कथन तो किए, लेकिन कथन कैसे किए? गलत, शपथ कथन गलत की। अब जब कथनों पर साइन करने की बात आई तो 180 में मना कर दिया। तो तीसरा बॉक्स भी आपको समझ में आ गया। अब आता है चौथा वाला बॉक्स। चौथा बॉक्स कहता है कि आप सुनते होंगे अक्सर 186 के बारे में कि एक लोक सेवक कार्य कर रहा है और जब वह लोक सेवक कार्य कर रहा है तो उसको कार्य ना करने देना। मान लीजिए एक लोक सेवक है और वो अपना कार्य कर रहा है विधिपूर्ण, और कोई व्यक्ति जाते हैं और उस व्यक्ति को यानी लोक सेवक को कार्य नहीं करने देते। हम इसको आम बोलचाल में 186 को ऐसे कहते कि सरकारी काम में बाधा डालना। सरकारी काम में बाधा डालना कौन सा? 186 सरकारी काम में बाधा। सरकारी काम में बाधा यानी 186। अब आता है 188। अब लोक सेवक का क्या है? 188 में आदेश ना मानना। मान लीजिए लोक सेवक ने आदेश निकाला, ना मानना है ना। ये लोक सेवक ने आदेश निकाला और उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा व्यक्तियों द्वारा, तो 188 के अंतर्गत दोषी माने जाते हैं। और 189 जो सेक्शन है वो भी आप देखते होंगे। आपने देखा होगा कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है और वह अपने कार्य को करने के लिए प्राधिकृत है। और जो बी व्यक्ति है, आम व्यक्ति, तो वो कहता है कि चलिए मैं आपको बाहर देखूंगा, मतलब क्षतिकारित करने के लिए धमकी देना। ये बी से कहता है चलिए बाहर निकलिए, मैं आपके हथौड़ तोड़ दूंगा, मैं आपको देखूंगा। तो मतलब किसको? लोक सेवक को क्या दिया? धमकी दी है, आइए बाहर निकलना, मैं बताऊंगा आपको। तो 189 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। तो ये चौथा वाला कॉलम खत्म हुआ, हमारे ये कॉलम खत्म हुआ। अब आता है हमारा लास्टवा कॉलम, 105वां कॉलम। तो 5वां कॉलम सिर्फ देखो आपको क्या है, जिस प्रकार मैंने कहा समझाया, आपको संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाता है तो फिर आपकी आवाज़ आती है कि सर वीडियो लेक्चर लंबा हो गया है, आप कौन सुने इतने को। इसलिए मैंने संक्षिप्त में भी बताया, तब भी वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा निकल जाता है। ठीक है, फिर मैं आज को और देखता हूँ, आपको बताएं। अब देखिए क्या है, एक संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना। लोक सेवक ने रोक दिया कि, या ये व्यक्ति रोकता है कि ये संपत्ति लोक सेवक की है तो इसको ना लीजिए, संपत्ति को प्रतिरोध कर रहा है कौन? बी व्यक्ति। 184 कहता है संपत्ति का विक्रय में बाधा, यानी जो लोक सेवक की संपत्ति है उसको विक्रय हो रही है, लोक संपत्ति लोक सेवक द्वारा विक्रय कराई, लेकिन वो बाधा डाल रहा है। और 184 इतना कहता है कि मान लीजिए संपत्ति का क्रय कर रहे हैं, क्रय हो रहा है मतलब खरीदी जा रही है, तो उसमें क्या अवैध बोली लगा रहा है, तो ये 185 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तो ये अध्याय 10 बहुत ही मैंने संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए अध्याय 10 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। हालांकि एक बार में इतना समझ नहीं आया हो तो आप दूसरी बार वीडियो को देखें, 3 बार देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। और यह अध्याय आपको ऐसा लगेगा कि यह अध्याय में आप कुछ नहीं है। जब मैं आपको डिटेल में और बढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इस अध्याय में आप कुछ नहीं है, अब तो हमारे को सरल हो गया है। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या समस्या है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा।
और जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको ये जो GF लॉ क्लासेस है इसको सर्च मारना है। सर्च जैसे ही आप मारेंगे उसके बाद आपको जाना है और फिर आपको जाना है इसकी प्लेलिस्ट में, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, देखते रहिए हमारे GF लॉ क्लासेस को। आप सभी ने हमारे इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखा तो आप सभी के लिए एक बार मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।